हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले की क्लास में एक तंत्र हमने पढ़ लिया था, पाचन तंत्र के बारे में। आज हम सेकंड तंत्र स्टार्ट करेंगे और सेकंड तंत्र कौन सा है? श्वसन तंत्र है। और श्वसन तंत्र के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। और श्वसन तंत्र होता है, उसकी संरचना कार्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना श्वसन होता क्या है, किसे कहा जाता है श्वसन। तो ध्यान दीजिए कि कोशिकाएं होती हैं, उनको शारीरिक क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए, जीवित कोशिकाओं को कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्य के लिए, यानी शारीरिक क्रिया के लिए या कार्य के लिए जीवित कोशिकाओं को जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उन शारीरिक क्रियाओं के लिए ध्यान दीजिए, जीवित कोशिकाओं शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? जब हम काम करते हैं तो ऊर्जा खर्च हो जाती है, थकान महसूस होती है, वापस हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करेंगे जिससे हमें वापस क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो ऊर्जा होती है वह हमें पोषण से प्राप्त होती है, पोषक पदार्थों से प्राप्त होती हैं। तो किससे प्राप्त होगी? पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है, पोषण से प्राप्त होती है। पोषक पदार्थ होंगे, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। वो किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो पोषक पदार्थ होंगे, उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? पोषक पदार्थ होंगे, उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पोषक पदार्थों का किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? तो आप ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप किसका निष्कासन होता है? ऊर्जा का निष्कासन होता है। और ये ऊर्जा विभिन्न कार्यों में उपयोग में ली जाती है। तो ऑक्सीकरण के लिए हमें किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता की उपस्थिति में ये जो गैस निकलेगी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस उपयोग होगी। और उपयोग होने से कौन सी क्रिया होती है? देखो, भोज्य पदार्थों का क्या होगा? विघटन होगा। और भोज्य पदार्थों का विघटन होना क्या कहलाता है? अपचय कहलाता है। यानी इस प्रक्रिया में अपचय की प्रक्रिया होगी। दो प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपचय यानी बनने की क्रिया और विघटन की क्रिया को अपचय क्रियाएं कहेंगे। और अपचय क्रियाएं होने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है किसका निष्कासन होगा? CO2 निकलेगी। देखो, कोशिकाओं में CO2 बनेगी। इस CO2 को लगातार शरीर से बाहर निकालने एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो CO2 को बाहर निकालने एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करने की लगातार आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा बनती रहे। तो एक बार कंक्लूड वापस सुन लीजिए कि कोशिकाओं में शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिकाओं को पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। ये पोषक पदार्थ होते हैं, इन पोषक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलेगी। एवं इन ऑक्सीकरण की क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 निकलती है। इस CO2 को लगातार बाहर निकालने तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। अतः ध्यान दीजिए, अतः हम श्वसन इसे ही कहेंगे। कैसे? कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करने, वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करने, ध्यान दीजिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करने यानी फेफड़ों में ग्रहण करने तथा कोशिकाओं में बनने वाली CO2 को कोशिकाओं में बनने वाली CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो आप ध्यान दीजिए, CO2 को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। तो ये श्वसन की, हमें सामान्य श्वसन की परिभाषा होती है, वह हमें ध्यान रखनी है। यहाँ से हम वैसे हाई लेवल पर पढ़ेंगे आप, तो इसे श्वातन कहा जाता है, बाह्य श्वसन कहा जाता है। तो ये सिंपल प्रकार का श्वसन होता है। तो आप क्या ध्यान देंगे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर में या फेफड़ों में ग्रहण करने तथा कोशिकाओं में बनने वाली CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है, उसे सामान्य श्वसन या श्वातन कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें श्वसन की एक सिंपल परिभाषा ध्यान रखनी है। अब थोड़ी सी मैं इसको टेक्निकल परिभाषा बनाता हूँ। तो ध्यान दीजिए कैसे आप ध्यान देंगे कि हमारे अंदर भोजन होता है वो किस रूप में उपस्थित होता है? ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है।
और ये ग्लूकोज होगा, ये पोषक पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, तो ये पोषक पदार्थ है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस पोषक पदार्थ होगा जो ग्लूकोज होगा, उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा 6O2 की उपस्थिति में। और ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप, ये ऑक्सीकरण होता है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से होगा। और ऑक्सीकरण होता है वो किसमें होता है, जीवित कोशिकाओं में होता है, तो जीवित सेल्स में होगा और विभिन्न जो एंजाइमों को उपस्थित होगा, जिससे किसका निर्माण होगा, 6CO2 बनेंगे, साथ में 6 जल के अणु बनेंगे और साथ में क्या बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा होती है उसको ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो एक परिभाषा और आप केमिकल टर्म्स के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या ध्यान देंगे, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो श्वसन एक किस प्रकार की क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन है, जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें जीवित कोशिकाओं उपस्थित पोषक पदार्थों का, जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित पोषक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है। और जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, विघटन होता है। और विघटन होगा तो विघटन होने से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण, एवं किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा होती है उसको किस रूप में संचित कर लिया जाता है, ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है, तथा इससे CO2 निकलती है जिसको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहा जाता है। तो एक और परिभाषा बन जाएगी श्वसन एक और परिभाषा बन जाएगी, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें जीवित कोशिका उपस्थित पोषक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 निकलती है एवं ऊर्जा बनती है। यह CO2 होती है और श्वसन मार्ग के द्वारा बाहर की ओर त्याग दी जाती है, तथा ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो यह प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन कहा जाता है। तो ये आपको परिभाषा और सामान्य जानकारी ध्यान रखनी है, किसके बारे में, श्वसन के बारे में। अब उसके बाद में हम देखेंगे मानव में श्वसन तंत्र होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो हम देखेंगे कि मानव के अंदर श्वसन तंत्र होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए, मानव के अंदर श्वसन तंत्र। तो अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव श्वसन तंत्र का संरचना चित्र बनाते हुए समझाइए। तो उसमें आप क्या ध्यान देंगे, मानव श्वसन तंत्र होता है वह निम्न 3 भागों से मिलकर बना होता है। मानव श्वसन तंत्र निम्न 3 भागों से मिलकर बना होता है। मानव के अंदर श्वसन तंत्र का उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपको कौन सा भाग ध्यान रखना है कि बाहर की ओर श्वसन होता है, जिसे ऊपरी श्वसन मार्ग कहेंगे। तो सबसे बाहर की ओर श्वसन मार्ग होगा और जिसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र या ऊपरी श्वसन सिस्टम कहेंगे। तो इस प्रकार सबसे ऊपर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो पहला भाग कौन सा हो जाएगा, ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी बाहर की ओर श्वसन तंत्र उपस्थित होगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम ध्यान देंगे वह कौन सा ध्यान रखना है, निचला श्वसन तंत्र। दूसरा हम कौन सा ध्यान देंगे भाग, निचला श्वसन तंत्र। तो सेकंड भाग हमें ध्यान रखना है निचला श्वसन तंत्र। और थर्ड भाग कौन सा ध्यान देंगे आप, तो थर्ड भाग आपको ध्यान रखना है मांसपेशियां, श्वसन संबंधी मांसपेशियां होती है वह भाग होता है। तो तीसरा भाग आप ध्यान देंगे कौन सा, मांसपेशियां। तीसरा भाग कौन सा ध्यान देंगे, श्वसन तंत्र से संबंधित मांसपेशियां होती हैं। तो ये 3 भागों में बांटा जा सकता है श्वसन तंत्र को। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला हम कौन सा ध्यान देंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में ध्यान देंगे। तो मैं ये यहीं लिख देता हूँ वापस। तीसरा मांसपेशियां, मांसपेशियां।
अब ध्यान दीजिए इन तीनों के भाग कौन कौन से होते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र होता है वो किससे बना होता है, तो एक तो सबसे बाहर की ओर जो संरचना दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, नासिका। नासिका होगी वह अंदर की ओर खुलेगी और अंदर की ओर कौन सा भाग में खुलेगी, नासागुहा में। नासागुहा है वो अंदर की ओर खुलेगी और कौन से भाग में, इसके अतिरिक्त तो मुख भी होता है, कुछ हद तक श्वसन द्वितीय श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद में ये अंदर की ओर खुलेगा और कौन से भाग में खुलेगा, ग्रसनी भाग में खुलता है। और ग्रसनी भाग जिसमें नासिका आंतरिक नासा छिद्र खुलते हैं उसे नासा ग्रसनी कहेंगे, तो नासा ग्रसनी या ग्रसनी में खुलेगा। नासा ग्रसनी के बाद में अगला भाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्वर यंत्र या जिसे हम कंठ कहते हैं, लेरिंग्स कहा जाता है। तो ये 4 भाग होते हैं वो किस में आएंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमें ध्यान रखना निचला श्वसन तंत्र, उसमें कौन कौन से भाग आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आएंगी श्वास नली। कौन सा भाग आएगा, सबसे पहले श्वास नली या जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहा जाता है। तो ये श्वास नली या ट्रेकिया आ जाएगा। दूसरा भाग कौन सा आ जाएगा श्वास नली या ट्रेकिया के बाद में, तो आपको देखना है श्वास नली के बाद में श्वसनी आती है, प्राथमिक श्वसनी एवं आपको देखना श्वसनिकाएं इसमें आएगी। तो श्वसनी एवं कौन सा भाग आ जाएगा, श्वसनिकाएं इसके अंदर आता है। और तीसरा भाग होता है जिसके अंदर कौन से भाग आ जाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि तीसरा भाग होता है उसके अंदर श्वसनी और श्वसनिकाओं के बाद में अगला भाग होता है जो मुख्य भाग होता है जिसे हम फुफ्फुस या क्या कहते हैं, फेफड़े कहा जाता है। तो फुफ्फुस या फेफड़े होंगे, लंग्स होंगे, वो इसके अंदर आते हैं। तो ये तीनों भाग होंगे वो किसमें शामिल हो जाएंगे, निचला श्वसन तंत्र के अंदर शामिल होते हैं, निचला श्वसन तंत्र के अंदर शामिल होंगे। उसके बाद में मांसपेशियों के बारे में देखेंगे। 2 प्रकार की मांसपेशियां इसमें पढ़ेंगे, एक तो आप डायाफ्राम पढ़ेंगे और दूसरी अंतरापरशु पेशियां देखेंगे। तो ये इस प्रकार से मानव के श्वसन तंत्र का एक सामान्य आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। इस प्रकार से होता है कि मानव का श्वसन तंत्र निम्न 3 भागों से मिलकर के बना होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां। पहला आप ऊपरी श्वसन तंत्र ध्यान देंगे तो इसमें निम्न 4 भाग होते हैं, नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र या कंठ होता है। निचला श्वसन तंत्र के अंदर 3 भाग होते हैं, श्वास नली, दूसरा भाग होगा श्वसनी एवं श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल्स और लंग्स या फुफ्फुस होते हैं। तो ये 3 भाग होंगे। और मांसपेशियां हम 2 प्रकार की मांसपेशियां देखेंगे, डायाफ्राम एवं अंतरापरशु पेशियां। तो ये था किसके बारे में, श्वसन तंत्र होता है किस प्रकार का। अब हम एक एक संरचना के बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। तो ध्यान दें, सबसे पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, उसमें आप देखेंगे कि ऊपरी श्वसन तंत्र होता है वह नासिका, नासागुहा, नासारंध्र एवं नासाग्रसनी तथा कंठ से मिलकर के बना होता है। अब सबसे पहला भाग हम ध्यान देंगे इसमें और वो कौन सा है, नासिका होती है। तो ये हमें ध्यान रखना, नासिका। तो आप देखेंगे कि मनुष्य में मुख के ऊपर एक नासिका उपस्थित होती है। मनुष्य में मुख के ऊपर क्या उपस्थित होती है, एक नासिका उपस्थित होती है, नोज उपस्थित होता है। नासिका होती है वह छिद्रों के द्वारा खुलती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य नासा छिद्र कहा जाता है। तो छिद्रों के द्वारा अंदर की ओर खुलेगी और जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य नासा छिद्र कहा जाता है या एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहेंगे। तो बाह्य नासा छिद्र होते हैं, उन बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा खुलती हैं, बाह्य नासा छिद्र। तो इस प्रकार से बाह्य नासा छिद्र होते हैं। तो ये बाह्य नासा छिद्र हो गए। अब उसके बाद में जो नासा छिद्र होते हैं अंदर की ओर खुलते हैं और अंदर की ओर कौन से भाग में खुलेंगे, नासा गुहा में खुलते हैं, नेजल वेस में खुलते हैं या जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं उसमें खुलते हैं। तो नेजल कैविटी या नासा गुहा में खुलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। नासा गुहा होती है उसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। नासा गुहा के अंदर जो उपकला होती है उसमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। श्लेष्म ग्रंथियों के अतिरिक्त आप देखेंगे तो इसके अंदर जो श्लेष्म ग्रंथियों के साथ साथ आप ध्यान देंगे तो इसमें रोम उपस्थित होते हैं, पतले रोम उपस्थित होते हैं। तो नासा गुहा के अंदर श्लेष्म ग्रंथियां एवं पतले रोम उपस्थित होते हैं जो कि वायु के साथ आए हुए जो सूक्ष्म कण होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं या परागकण होंगे या अन्य जो अवांछित पदार्थ होते हैं उनको रोकने का कार्य करती हैं, जिससे कि ये श्वसन तंत्र में नहीं जा सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, पहला भाग नासिका। क्या ध्यान देंगे, मनुष्य में मुख के ऊपर एक नासिका होती है, यह 2 नासा छिद्रों के द्वारा अंदर की ओर नासा गुहा में खुलती है।
नासा गुहा होती है उसमें श्लेष्म ग्रंथियां एवं रोम पाए जाते हैं, जो कि परागकण या सूक्ष्म जीव या धूल के कण इत्यादि अवांछित पदार्थ होते हैं उनको श्वसन मार्ग में जाने से रोकने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान देंगे तो श्वसन मार्ग के अंदर की जो अस्थियां होती हैं वे अस्थियां घुमावदार होती हैं। किस प्रकार की अस्थियां होगी? घुमावदार अस्थियां होती हैं, जिन्हें हम कोंकाई कहते हैं। तो घुमावदार अस्थियां होगी, उससे बना हुआ होता है आंतरिक भाग में नासा गुहा में। और ये घुमावदार अस्थियां होगी, यह हम जब श्वसन करते हैं तो बाहर की ओर वायु का तापमान अलग अलग होता है। कई बार बहुत अधिक तापमान होगा वायु का, कई बार बहुत कम तापमान होता है। उस तापमान को शरीर के तापमान के बराबर लाने का कार्य होता है, वह किसके द्वारा? घुमावदार अस्थियों के द्वारा। अस्थियों में घूमते हुए वायु जाएगी, जिसके कारण से वायु का तापमान होता है वह शरीर के तापमान के बराबर आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त नासा गुहा के ऊपर की उपकला होती है जिसे सेनेटेरियन उपकला कहते हैं, और सेनेटेरियन उपकला होती है उसमें घ्राण संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कि गंध की संवेदना को ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है। पहला भाग कौन सा हो जाएगा? नासिका। अब दूसरा भाग ध्यान दीजिए नासिका के बाद में वो कौन सा होता है? तो दूसरा भाग नासिका के बाद में वो हमें ध्यान रखना है मुख के बारे में। कौन सा भाग ध्यान रखना है? मुख के बारे में, माउथ के बारे में। मुख एक द्वितीयक प्रकार का श्वसन अंग होता है। हम जनरली श्वसन की क्रियाविधि है वह नासिका के माध्यम से करते हैं, परंतु कई बार क्या होता है मुख के माध्यम से भी श्वास को अंदर की ओर ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। वो कौन कार्य करता है? मुख कार्य करता है। सामान्यतः मुख का श्वसन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, सेकेंडरी ऑर्गन के रूप में कार्य करेगा। और जब मुख से हम श्वास को अंदर की ओर ग्रहण करते हैं तो वायु शुद्ध भी नहीं होती है, क्योंकि उसमें धूल के कण या फिर अन्य जो सूक्ष्म जीवों के पदार्थ होते हैं वो भी चले जा सकते हैं। तो इसलिए श्वसन हमेशा किससे करना चाहिए? नासिका से ही करना चाहिए, उचित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? मुख। अब तीसरा संरचना ध्यान दें, मुख के बाद में वो कौन सा भाग होता है? ग्रसनी भाग होता है। तो तीसरा भाग आपको ध्यान रखना है ग्रसनी, यानी मुख। अब देखो ये नासा छिद्र और आंतरिक और खुलते हैं उसे हम आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं। अंदर की ओर ग्रसनी भाग में खुलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक नासा छिद्र कहा जाता है। तो आंतरिक की ओर खोलेंगे जिसे हम आंतरिक नासा छिद्र या इंटरनल नोस्ट्रिल कहा जाता है। और आंतरिक नासा छिद्र होते हैं उसमें आप ध्यान देंगे ग्रसनी होता है, यह भोजन और वायु दोनों का कॉमन पथ होता है। और ग्रसनी होता है वो 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो ग्रसनी की संरचना होती है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ग्रसनी की संरचना को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग? देखो एक ऊपर का पृष्ठ भाग होता है जिसे हम नासा ग्रसनी कहेंगे। पृष्ठ भाग होता है जिसे हम किस नाम से जाना जाता है? नासा ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। पृष्ठ भाग नासा ग्रसनी या इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे? नेजोफेरिंक्स कहा जाता है। तो नासा ग्रसनी या जिसे हम नेजोफेरिंक्स कहते हैं। दूसरा भाग होता है जो कि जस्ट इसके नीचे की ओर उपस्थित होता है, और यह भाग होगा जो कि विलम पैलेटाई के नीचे उपस्थित है, यूला के नीचे उपस्थित है, उसे हम मुख ग्रसनी कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख ग्रसनी कहा जाता है। तो सेकंड भाग कौन सा हो जाएगा? मुख ग्रसनी। और थर्ड भाग होता है ये उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो थर्ड भाग होगा जिसे हम कंठ ग्रसनी कहा जाता है। तो ये कंठ ग्रसनी। तो ग्रसनी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग हो जाएंगे? तो ध्यान दीजिए, पहला भाग होता है जिसे हम नासा ग्रसनी कहेंगे। कौन सा भाग कहेंगे? नासा ग्रसनी, या नासा ग्रसनी को हम क्या कहते हैं? नेजोफेरिंक्स कहा जाता है। तो नासा ग्रसनी या नेजोफेरिंक्स। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? तो मुख ग्रसनी या ओरोफेरिंक्स। मुख ग्रसनी या जिसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। तो ये ओरोफेरिंक्स या मुख ग्रसनी हो जाएगा। और थर्ड भाग होता है वो कौन सा होता है? तो आप कंठ ग्रसनी या लेरिंगोफेरिक्स जिसे हम कहते हैं, कंठ ग्रसनी या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेरिंगोफेरिंक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से लेरिंगोफेरिंक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 भाग होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो आंतरिक नासा छिद्र के द्वारा नासा गुहा होती है वह किस में खुलती है? नासा ग्रसनी में खुलती है। और आंतरिक नासा छिद्र किस में खोलेंगे? आंतरिक नासा छिद्र होते हैं वह नासा ग्रसनी में खुलते हैं। और जहाँ से नासा ग्रसनी होगी उससे वायु किस में चली जाएगी? नासा ग्रसनी से वायु है वह मुख ग्रसनी में जाती है। किस में जाएगी? मुख ग्रसनी में जाती है। और मुख ग्रसनी से वायु है वो किस में जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है कंठ ग्रसनी में जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मुख ग्रसनी होगी, उस मुख ग्रसनी होगी
उससे वायु कहाँ जाएगी, कंठ ग्रसनी में जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन सा भाग हो जाएगा, ग्रसनी। और ग्रसनी होती है वह ग्रसनी आपको ध्यान रखना है घाटी द्वार के माध्यम से, ध्यान दीजिए, ग्रसनी घाटी द्वार के द्वारा, किसके द्वारा, ग्रसनी घाटी द्वार के द्वारा, ध्यान दीजिए, ग्रसनी घाटी द्वार के द्वारा किसमें खुलती है, श्वास नली में या स्वर यंत्र में खुलती है। तो घाटी द्वार के द्वारा किसमें खुलेगी, श्वास नली में खुलती है। तो ये आप ध्यान देंगे कि ग्रसनी होती है वह घाटी द्वार के द्वारा किसमें खुलेगी, श्वास नली में खुलती है। घाटी द्वार या ग्लोटिस होता है, उसके ऊपर एक फ्लैप नुमा या पल्ले नुमा कह सकते हैं, फ्लैप नुमा उपास्थि में संरचना पाई जाती है और फ्लैश नुमा उपास्थीय संरचना पाई जाती है, उपास्थि में या उपास्थीय संरचना पाई जाती है। और इस फ्लैप नुमा उपास्थीय जो संरचना उपस्थित होती है उसे हम एपिग्लोटिस कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देखते हैं कि ये भाग है, ये कौन सा भाग हो जाएगा, इसके अंदर जो अंदर की श्वास नली में खुलने वाला द्वार होता है, छिद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, घाटी द्वार कहा जाता है। घाटी द्वार या इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। और घाटी द्वार होता है, उसके ऊपर एक आप ध्यान देंगे इस प्रकार से फ्लैप नुमा पर्दा या नुमा, यहाँ आप ध्यान देंगे इस प्रकार की उपास्थि में संरचना उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। एपिग्लोटिस या इसे हम क्या कहेंगे, घाटी ढक्कन कहते हैं। तो समझ में आ गया घाटी ढक्कन किसे कहेंगे। तो आप ध्यान देंगे श्वास नली के ऊपर एक उपास्थि में संरचना पाई जाती है, फ्लैप नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। और घाटी ढक्कन क्या कार्य करता है, श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। जब हम भोजन को निगलते हैं, निगलते समय भोजन है वो केवल किस में जाता है, ग्रसनी भाग से ग्रसिका में जाता है, इसोफेगस में जाता है। जबकि आप ध्यान देंगे तो आपको ढक्कन श्वास नली में नहीं जाता है, उसको रोकने का कार्य करता है वो कौन करता है, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस करता है। ये श्वास नली के ऊपर आ जाता है ऐसे, जैसे ही हम भोजन ग्रहण करेंगे तो श्वास नली के ऊपर आने के कारण से जो भोजन है वो किस में जाएगा, तो आपको ध्यान रखना पीछे की और ये भाग उपस्थित है, ये कौन सी भाग उपस्थित है, ग्रसिका उपस्थित होता है और ग्रसिका में जाता है। तो पीछे की ओर उपस्थित ग्रसिका होती है, उसी में भोजन जाता है, श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है वो कौन करता है, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन के द्वारा किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, घाटी ढक्कन के बारे में। अब उसके बाद में चौथी संरचना होती है, वह कौन सा उपस्थित होता है, स्वर यंत्र या जिसे हम क्या कहते हैं, कंठ या लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। कंठ कहेंगे या इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो श्वास नली होती है उस श्वास नली का जो शीर्षस्थ भाग होता है, जो कि ग्रसनी एवं श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है, ग्रसनी एवं श्वास नली के बीच का भाग होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कंठ या लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो कंठ या लैरिंग्स किससे कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रसनी एवं श्वास नली के बीच का उपास्थि में भाग होता है, उसे हम कंठ या स्वर यंत्र कहा जाता है। कंठ या स्वर यंत्र होगा, यह स्वर यंत्र या कंठ होता है वह कुल 6 प्रकार की उपास्थियों से, जो कि कुल 9 उपास्थि होते हैं, 6 प्रकार की 9 उपास्थियों से, 9 उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। यह किससे बना होता है, 9 उपास्थियों से, 9 उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। और ये कितने प्रकार की होती है, आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है 9 प्रकार की, यानी 6 प्रकार की होती है। और उपास्थियों की संख्या कितनी होती है, 9 संख्या होती है। तो 9 संख्या होती है और 6 प्रकार की उपास्थियाँ होती हैं, उससे मिलकर के और किसका निर्माण होता है, स्वर यंत्र या कंठ का निर्माण होता है। यह जो स्वर यंत्र या कंठ होंगे, यह कंठ ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि पेटिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, ध्वनि पेटिका के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये किसका कार्य करता है, ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो स्वर यंत्र होता है उसमें वाक तंतु पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वाक तंतु या स्वर रज्जु पाए जाते हैं, स्वर तंतु पाए जाते हैं, या जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से वोकल कॉर्ड या वाक तंतु पाए जाते हैं। और वोकल कॉर्ड या वाक तंतु होते हैं या स्वर तंतु होते हैं, इसके अंदर श्लेष्मा युक्त पतली झिल्लियां पाई जाती हैं। और जब हम श्वास अंदर से बाहर की ओर छोड़ते हैं तो श्वास को अंदर से बाहर की ओर छोड़ने के कारण से इन झिल्लियों के अंदर कंपन होगा, और झिल्लियों में कंपन होने के कारण से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। तो आप ध्यान देंगे इसमें वाक तंतु या क्या पाए जाते हैं, स्वर तंतु उपस्थित होते हैं। ये स्वर तंतु या वाक तंतु होते हैं, इसमें वायु जब
अंदर से बाहर की ओर निकलती हैं तो उस समय इनमें श्लेष्मिक झिल्लियाँ होती हैं जिनमें कंपन होता है, और कंपन होने के कारण से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है। और ये ध्वनियाँ होती हैं वो निकलती कहाँ से, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस कंठ भाग से। और ध्वनि होती है उसको अलग अलग स्वर लय दिया जाता है, उसका जो है वो अलग अलग जगह पर जो अब हम जीभ को स्पर्श करते हैं, और जीभ को अलग अलग स्पर्श करने के फलस्वरूप क्या होता है, अलग अलग धुन सुनाई देती है, अलग अलग आवाज़ सुनाई देती है, अलग अलग जो है वो हम राग निकालते हैं, अलग अलग शब्दों के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बांसुरी होती है उस बांसुरी में क्या होता है, वो वायु को अंदर से फूंक मारा जाता है जिससे कंपन होगा, और कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर अपन अलग अलग जगह पर अंगुलियाँ होती हैं उनको दबाते हैं, और अंगुलियों से दबाने के कारण से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। वैसा ही काम हमारा कौन करती है, जीवा काम करती है, और जीवा और दांत होंगे उनके अलग अलग स्पर्श से अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकलती हैं। तो यह था किसके बारे में, बाह्य श्वसन तंत्र के बारे में। एक बार वापस से सुन लीजिए, बाह्य श्वसन तंत्र होता है वह किससे बना होता है, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र या कंठ से मिलकर बना होता है। पहला भाग नासिका, यानी आपको ध्यान रखना है मुख के ऊपर एक नासिका उपस्थित होती है, दो नासिका छिद्रों के द्वारा अंदर की ओर नासिका गुहा में खुलती है। नासिका गुहा होती है उसमें श्लेष्म ग्रंथियां एवं रोम उपस्थित होते हैं जो कि वायु के साथ आए हुए सूक्ष्म जीव या परागकण या धूल के कण होते हैं उनको जाने से रोकने का कार्य करते हैं। उस नासिका गुहा होती है उसमें घुमावदार अस्थियां उपस्थित होती हैं जो कि वायु को शरीर के तापमान के बराबर लाने का कार्य करती है। फिर आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा ये किस भाग में खुलती है, ग्रसनी भाग में खुलती हैं। फिर सेकंड भाग मुख, यह मुख होता है वह कई बार श्वसन के रूप में कार्य करता है, श्वसन अंग के रूप में, क्योंकि द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करेगा। सामान्यतः हम श्वसन किससे करते हैं, नासिका के माध्यम से करते हैं। फिर उसके बाद में अगला भाग ग्रसनी। ग्रसनी होता है वो मुख जो वायु और भोजन होगा उसका दोनों का समान मार्ग होता है, उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ग्रसनी की संरचना को तीन भागों में बांटा है, मुख नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी एवं कंठ ग्रसनी। आंतरिक नासा छिद्र होते हैं वह पृष्ठ भाग में नासा ग्रसनी में खुलते हैं। नासा ग्रसनी से वायु मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है और मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी में प्रवेश करती है, और कंठ ग्रसनी से वायु है वो किस में चली जाती है, तो आपको देखना है घाटी द्वार के माध्यम से श्वास नली में जाती है। घाटी द्वार होता है, उस घाटी द्वार के ऊपर एक फ्लैप नुमा उपास्थि में संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन होता है यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य, क्योंकि यह विंड पाइप है, वायु का पाइप होता है। फिर अगला आपको ध्यान रखना स्वरयंत्र या कंठ, तो आप क्या ध्यान देंगे, ग्रसनी एवं श्वास नली के मध्य का भाग कंठ कहलाता है। कंठ होता है यह 6 प्रकार की कुल 9 उपास्थियों से मिलकर के बना होता है, 9 उपास्थियों से बनकर के बना होता है। स्वरयंत्र कंठ होता है, इनके द्वारा ध्वनि उत्पादन का कार्य किया जाता है, इस कारण से इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। कंठ के अंदर वाक तंतु पाए जाते हैं जिसमें श्लेष्मिक पतली झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जब वायु अंदर से बाहर की ओर निकलती हैं तो श्लेष्मिक झिल्लियों के अंदर कंपन होता है जिससे अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकलती है। तो ये तो था किसके बारे में, ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। अब हम सेकंड देखेंगे, और सेकंड कौन सा है, तो आप सेकंड ध्यान देंगे वो है, आपको जानना निचला श्वसन तंत्र होगा। वह निचला श्वसन तंत्र किससे मिलकर के बना होता है, तो निचला श्वसन तंत्र श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं एवं आपको जानना फेफड़ों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला भाग हम ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, श्वास नली ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है, श्वास नली या ट्रेकिया के बारे में आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, श्वास नली या ट्रेकिया किसे कहा जाता है, तो आप देखेंगे कि जो श्वास नली होती है वह लंबी नलिका नुमा संरचना उपस्थित होती है, और श्वास नली होती है यह आपको देखना है 15 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इंच में बात करें तो इसकी लंबाई होती है 5 इंच होती है, और चौड़ाई होती है वह इनकी आपको क्या ध्यान रखनी है, इनकी चौड़ाई होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो इनकी चौड़ाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है तथा लंबाई कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई होगी वह आपको ध्यान रखना है लंबाई होती है वह 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली या जिसे हम ट्रेकिया कहा जाता है, ये श्वास नली या ट्रेकिया होती हैं। इस श्वास नली पर सी आकार की उपास्थि में वलय पाए जाते हैं। तो इस पर या श्वास नली पर क्या पाए जाते हैं, श्वास नली पर सी आकार के
उपास्थि में वलय पाए जाते हैं। तो इस पर सी आकार की उपास्थि में क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। तो इस पर आप ध्यान देंगे, सी आकार की उपास्थि में वलय पाए जाते हैं। और ये वलय होते हैं, यह वलय संख्या में 16 से 20 होते हैं। तो संख्या में 16 से 20 होंगे, यह उपास्थि में वलय होते हैं, वह इस पर उपस्थित होते हैं। और ये उपास्थि में जो वलय होते हैं, यह वलय श्वास नली में वायु नहीं होने पर उस समय श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। ये जो उपास्थि में वलय होते हैं वह श्वास नली पर भी उपस्थित होते हैं, श्वसनिका पर भी उपस्थित होते हैं, प्राथमिक श्वसनी पर भी उपस्थित होते हैं और द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी पर भी उपस्थित होते हैं। अंतः श्वसनी पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो वहाँ तक उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये श्वास नली होती है, वह श्वास नली आगे जाकर के पांचवी वक्षीय कशेरुका, जो पांचवी वक्षीय कशेरुका आती है, यानी आपको दंका गर्दन से होते हुए किसमें जाएगी, तो आपको दंका वक्ष गुहा और वक्ष गुहा से होती हुई ये कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, पांचवी वक्षीय कशेरुका पर जाती है। और पांचवी वक्षीय कशेरुका पर जाती हैं जाकर के और दो प्राथमिक श्वसनिका में बन जाती हैं, दो प्राथमिक श्वसनिकाओं में बन जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगी, प्राथमिक श्वसनिका निर्माण हो जाता है, ब्रोंकाई का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या बनेगी, प्राथमिक श्वसनिका निर्माण हो जाता है। प्राथमिक श्वसनी के रूप में क्या हो जाती है, यह बन जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई के रूप में बन जाती है। तो पांचवी वक्षीय कशेरुका पर जाकर के किसका निर्माण करेंगी, तो प्राथमिक श्वसनिका का निर्माण करती हैं। तो इससे क्या बनेगी, प्राथमिक श्वसनिका या ब्रोंकाई का निर्माण होता है। प्राथमिक श्वसनिका या ब्रोंकाई का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्रोंकाई का निर्माण हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, यह प्राथमिक श्वसनिका और श्वसनिका है। तो सेकंड भाग कौन सा हो जाएगा, श्वसनी एवं श्वसनिका है। श्वसनी एवं क्या ध्यान रखना है, श्वसनिकाएं, यानी ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल्स, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, ये प्राथमिक जो श्वसनिकाएं बन रही थी, ये प्राथमिक श्वसनिकाएं आगे जाकर किसमें बन जाएगी, द्वितीयक श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से किसमें विभक्त हो जाएगी, द्वितीयक श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो प्राथमिक श्वसनिका होगी, वह प्राथमिक श्वसनिका किसमें बन जाएगी, द्वितीयक श्वसनिका में। प्राथमिक श्वसनी होगी वह किसमें बंटेगी, द्वितीयक श्वसनिकाओं के रूप में, द्वितीयक श्वसनिका। और द्वितीयक श्वसनिका होती है वह आगे जाकर के किसमें बन जाएगी, तृतीयक श्वसनिकाओं में। द्वितीयक श्वसनिका होगी वो किसमें बन जाएगी, तृतीयक श्वसनिका में बन जाती हैं। और तृतीयक श्वसनिका के बाद में आप ध्यान देंगे, तृतीयक श्वसनिकाएं होती हैं वो आगे जाकर बहुत सारी श्वसनिकाओं में बंटेगी। अंतिम रूप से श्वसनिकाएं होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ श्वसनिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्वसनिकाएं बनेगी जिन्हें हम अंतः श्वसनिका या टर्मिनल आप ध्यान देंगे श्वसनी कहा ये तृतीयक श्वसनिका होती है वो श्वसनिकाओं में बढ़ जाएगी। ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान रखना, श्वसनिकाएं बन जाती है, ब्रोंक्यूल्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। किस रूप में, ब्रोंक्यूल्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये आप ध्यान देंगे अंतस्थ ब्रोंक्यूल्स अंतिम रूप से होंगे, वो कौन से होंगे, अंतस्थ श्वसनिकाएं होंगी उसमें बन जाएगा। और अंतस्थ श्वसनिकाएं होती हैं, यह आगे जाकर के आपको ध्यान रखना है, अंतस्थ श्वसनिका होगी वह वायु कुपिकाओं में खुलती हैं। तो ये वायु कुपिकाओं में खुलती हैं और वायु कुपिका होती हैं वह वायु का मार्ग होती हैं। यानी प्राथमिक श्वसनिका द्वितीयक श्वसनिकाओं में, द्वितीयक श्वसनिका किसमें बढ़ जाएगी, तृतीयक श्वसनिकाओं में। तृतीयक श्वसनिकाएं होती हैं वह किसका निर्माण, श्वसनिकाओं का निर्माण कर लेगी, ब्रोंक्यूल्स का निर्माण। ये ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। और उसमें कौन सी बन जाती हैं, तो आपको देखते हैं जो प्रारंभिक श्वसनिकाएं बनेगी उसके बाद में अंतिम रूप से श्वसनिकाएं बनेगी, उससे हम क्या कहेंगे, अंतस्थ श्वसनिकाएं कहते हैं। अंतस्थ श्वसनिकाएं होगी रेस्पिरेटरी या श्वसनी श्वसनिकाओं के द्वारा किसमें खुल जाती हैं, वायु कुपिकाओं में खुल जाती हैं। और वायु कुपिकाएं होती हैं यह वायु विनिमय का स्थल होती हैं जिस पर रुधिर केशिकाओं का जाल उपस्थित होता है। वायु कुपिकाएं होगी वायु विनिमय का स्थल होता है जहाँ से ऑक्सीजन और CO2 होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। कुपिकाओं से ऑक्सीजन होगी वह रक्त में प्रवेश कर जाएगी और रक्त से CO2 होगी वह कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है, यहाँ से विनिमय होता है। तो यह भाग हमें ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा, श्वसनी एवं श्वसनिका। तो पहला भाग आप कौन सा ध्यान रखना है, श्वास नली। यह ग्रसनी एवं किसके मध्य उपस्थित होती है, फेफड़ों के मध्य का भाग होता है। श्वास नली होती है यह लंबी होती है, इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली पर सी आकार के उपास्थि में वलय पाए जाते हैं तथा श्वास नली की भीतरी जो उपकला होती है वह इसकी उपकला होगी, उसके बारे में आप ध्यान देंगे। तो इसकी उपकला होती है वह स्यूडो
स्ट्रेटिफाइड सीलिएट कोल्यूमिनार एपिथेलियम होती हैं। यानी कूट स्तरित स्तंभाकार पक्षमा भी उपकला होती हैं। स्तंभाकार पक्षमा भी उपकला होती हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है, इसकी उपकला होगी वो आंतरिक उपकला कैसी होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएट कोल्यूमिनार एपिथेलियम होती है। तो ये हमें एपिथेलियम की विशेषताएं ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में श्वास नली होती है, वह श्वास नली 5वीं वक्षीय कशेरुका पर जाकर के 2 प्राथमिक श्वसनिकाओं में बंट जाती हैं। फिर उसके बाद अगला भाग ध्यान देंगे श्वसनी एवं श्वसनिकाएं। प्राथमिक श्वसनी होती है, यह प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में बंट जाएगी, और द्वितीयक श्वसनी होती है वह तृतीयक श्वसनी में बंट जाएगी, और तृतीयक श्वसनी होती है वह श्वसनिकाओं में बंट जाती है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई, और उसके बाद में ब्रोंकियोल्स के रूप में श्वसनिकाओं में बंट जाती हैं। ये श्वसनिकाएं होती हैं वह आगे जाकर के अंतर श्वसनिका में खुलेगी। अंतर श्वसनिका होती है वह किसमें खुलती हैं, वायु कुपिकाओं में खुलती हैं। ये वायु कुपिकाएं होती हैं वह फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इनकी संख्या लगभग 30 मिलियन के आसपास इनकी संख्या होती है, वह फेफड़ों में उपस्थित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, श्वसनी एवं श्वसनिकाओं के बारे में। अब उसके बाद में अगला भाग हमें ध्यान रखना है श्वसनी और श्वसनिकाओं के बाद में वह तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा, फेफड़े होता है। तो फेफड़े या फफूस, तो पहला श्वास नली हो गया, सेकंड कौन सा हमने देख लिया, श्वसनी एवं श्वसनिकाओं के बारे में, श्वसनी एवं श्वसनिकाएं। अब थर्ड भाग हमें ध्यान रखना है, और वह कौन सा भाग ध्यान रखना है, तो थर्ड भाग आप ध्यान देंगे श्वसनी और श्वसनिकाओं के बाद में वह ध्यान रखना है कौन सा भाग हो जाएगा, फफूस या फेफड़े। तो आप ध्यान देंगे फफूस या फेफड़े। तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं। मनुष्य में कितने फेफड़े उपस्थित होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं, जो कि वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। वक्ष गुहा में वक्षीय पिंजरा होता है पसलियों से बना हुआ, उस पिंजरे के अंदर परिबद्ध रहता है वो कौन रहता है, फफूस, जो कि गुलाबी रंग के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। और फेफड़े होते हैं वह एक जोड़ी होते हैं, और इसमें 2 फेफड़े होंगे, एक तो कौन सा हो जाएगा, दायां फफूस, और दूसरा कौन सा होता है, बायां फफूस। इसमें से दायां फफूस होता है वो बड़ा होता है, और बायां फफूस कैसा होता है, छोटा होता है, क्योंकि इस साइड क्या उपस्थित होता है, हृदय उपस्थित होता है, ये हृदय है। तो इस प्रकार से बायां फफूस होगा वह कैसा होगा, छोटा होता है, जबकि दायां फफूस होता है वो आकार में कैसा होता है, बड़ा होता है। और दायां फफूस होता है उसमें आप ध्यान देंगे 3 पालियों में बंटा हुआ रहता है। कितने पालियों में बंटा रहता है, 3 पालियों में विभक्त होता है। दायां फफूस 3 पालियों में बंटा होता है, जबकि बायां फफूस होता है वह 2 पालियों में बंटा हुआ रहता है। कितने पालियों में बंटा रहता है, 2 पालियों में बंटा हुआ होता है। फेफड़ों के बाहर का आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, फफूसा आवरण कहा जाता है। फेफड़ों के बाहर के आवरण को हम क्या कहेंगे, फफूसा आवरण कहा जाता है। और फफूसा आवरण होता है वह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इस फफूसा आवरण के मध्य तरल भरा रहता है जिसे हम प्लूरल तरल कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लूरल तरल या फफूसा वर्णी तरल कहा जाता है, जो कि फेफड़ों में जब संकुचन और शीतलन होता है उस समय घर्षण से बचाने का कार्य करता है। घर्षण नहीं हो उस घर्षण से बचाने का कार्य करता है वह प्लूरल तरल करता है, जो कि इन फफूसा वर्णी झिल्ली होती है या फफूसा वर्णी आवरण होता है, उस फफूसा वर्ण झिल्ली होगी उस झिल्ली के मध्य उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए फेफड़ों का निर्माण होता है वो किससे होता है, श्वसनिकाएं तथा वायु कुपिकाएं एवं जो रक्त केशिकाएं होती हैं ये मिलकर के और फेफड़ों का निर्माण करती हैं। फेफड़े होते हैं उसमें आप देखेंगे तो अब मैंने बताया भी था कि बाएं फेफड़े के अंदर कितने हो जाएंगे, तो दाएं के अंदर तो 3 होते हैं, 1, 2 और 3, और जो बायां होगा उसके अंदर 2 पालियां होती हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि फेफड़ों के अंदर क्या आपस में वायु कुपिकाएं, और वायु कुपिकाएं होती हैं उसकी उपकला होती हैं सल की उपकला होती हैं। किस प्रकार की उपकला होती हैं, सल की पतली उपकला होती है जिसके माध्यम से गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। यानी यहाँ से ऑक्सीजन होगी वह किसमें, रक्त केशिकाओं में प्रवेश कर जाएगी, रक्त केशिकाओं में प्रवेश कर जाएगी, तथा जो CO2 है वह रक्त केशिकाओं से किसमें प्रवेश कर जाएगी, कुपिका में। यानी वायु विनिमय का स्थल होता है वो कौन होता है, वायु कुपिकाएं होती हैं। और वायु कुपिकाएं ही फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा भाग कौन सा होगा, निचला श्वसन तंत्र हो गया। अब उसके बाद में हम देखेंगे अगला भाग कौन सा, तो तीसरा भाग, और तीसरा है वो है मांसपेशियाँ। तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा, मांसपेशियाँ होती हैं।
तो ये थर्ड भाग हम ध्यान देंगे, और वो कौन सा उपस्थित होता है, मांसपेशियां उपस्थित होती हैं। फेफड़ों से संबंधित दो प्रकार की मांसपेशियां उपस्थित होती हैं। एक आपको ध्यान रखना डायाफ्राम, और दूसरा हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है, अंतरापार्श्विक पेशियां। कौन सी ध्यान रखनी है, अंतरापार्श्विक पेशियां। दो प्रकार की पेशियां होती हैं, यह हमें ध्यान रखनी है, जो फेफड़ों की क्रियाविधि में भी सहायक होती हैं। देखो फेफड़े होते हैं, उनके नीचे का पृष्ठ भाग होता है, वह किससे बना होता है, डायाफ्राम से बना होता है। डायाफ्राम होता है ये गुंबदाकार आकार का होता है। तो आप ध्यान देंगे फेफड़ों के अधर तल में, नीचे की तल में गुंबदाकार संरचना उपस्थित होती है, जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। और ये डायाफ्राम होता है, यही आपको ध्यान रखना है, वक्ष गुहा और उदर गुहा को बांटता है। ऊपर का भाग वक्ष गुहा कहलाता है, और नीचे का भाग है जो डायाफ्राम के, उसे हम क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं। तो ऊपर का भाग वक्ष गुहा और नीचे का क्या होगा, उदर गुहा। वक्ष गुहा होती है, उसमें बाहर की ओर पसलियाँ उपस्थित होगी, और पीछे की ओर आप ध्यान देंगे पसलियाँ, और ऊपर की ओर जो उपस्थित हुई कशेरु की दंड, और आगे की ओर स्टर्नम उपस्थित होती है। इस प्रकार से एक पिंजरा बनता है, और इस पिंजरे के अंदर ही फेफड़े होते हैं, वो क्या रहते हैं, परिबद्ध रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, डायाफ्राम होता है यह किस प्रकार की एक गुंबदाकार आकार की संरचना उपस्थित होती है, जो कि वक्ष गुहा और उदर गुहा को पृथक करती है। और ये डायाफ्राम होता है, इसमें जब संकुचन होगा तो ये चपटा हो जाएगा। इस प्रकार से कैसा हो जाएगा, चपटा, और चपटा होने के कारण से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वायु अंदर की ओर खींच जाती है। तो एक तो आपको मांसपेशी ध्यान रखनी है, कौन सी, डायाफ्राम। दूसरी आप ध्यान देंगे अंतरापार्श्विक पेशियां। देखो हमारी जो वक्ष गुहा होती है, उसके बाहर की ओर का पिंजरा होगा, वो पसलियों से निर्मित होता है, और दो पसलियों के बीच की पेशियां उपस्थित होती हैं। जैसे ये दो पसली है, एक पसली और ये दूसरी पसली, इन दो पसलियों के बीच में जो पेशियां उपस्थित होती है, उन्हें हम अंतरापार्श्विक पेशियां कहा जाता है। और ये अंतरापार्श्विक पेशियां होती है, दो प्रकार की होती हैं। तो दो पसलियों के बीच की पेशियां होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरापार्श्विक पेशियां कहते हैं। सबसे पहली आपको ध्यान रखनी है बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां। कौन सी ध्यान रखनी है आपको, बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां। और दूसरी हमें ध्यान रखनी है, वो कौन सी ध्यान रखनी है, आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशियां। तो दो प्रकार की अंतरापार्श्विक पेशियां उपस्थित होती हैं, एक आपको ध्यान रखना है बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां, और दूसरी हमें कौन सी ध्यान रखनी है, आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशियां कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की पेशियां होती हैं, वो पसलियों के मध्य उपस्थित होती हैं। बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियों में संकुचन होने से जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर बाहर उठ जाती है, जिसके कारण से जो है वायु है वो फेफड़ों में अंदर की ओर प्रवेश करती है, क्योंकि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। तो ये जो अंतः श्वसन होगा उस समय ये कार्य करती हैं। जबकि आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशियां होती हैं, इन पेशियों में जब बलपूर्वक निःश्वसन किया जाता है, उस श्वसन किया जाता है, वायु बाहर की ओर निकल जाती है, उस समय यह कार्य करती हैं। तो ये दो प्रकार की जो है पेशियां ध्यान रखनी, एक डायाफ्राम और दूसरा अंतरापार्श्विक पेशियां। और अंतरापार्श्विक पेशियां भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां और आंतरिक अंतरापार्श्विक पेशियां उपस्थित होती हैं। तो ये था किसके बारे में, श्वसन के बारे में। एक बार वापस से सुन लीजिए, हमने सबसे पहले श्वसन के बारे में पढ़ा था। वो पढ़ा था कि मानव का श्वसन तंत्र तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला आपको ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा मांसपेशियां होती हैं। पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, यह श्वसन तंत्र नासिका, नासागुहा, नासाग्रसनी, मुख एवं जो कंठ होता है उससे मिलकर के बना होता है। और उसमें हमने पहले नासिका देखा था, एक नासिका उपस्थित होती है, दो नासा छिद्रों के द्वारा अंदर की ओर खुलती है, अंदर की ओर नासागुहा उपस्थित होती है, जिसमें श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, और जो श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं कणिकीय पदार्थ उनको जाने से रोकने का कार्य करती हैं, तब वायु के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर लाती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था वो किसके बारे में, नासिका के बाद में नासागुहा, और नासागुहा के अंदर की ओर खुलेगी, उसे हम नासाग्रसनी कहेंगे। नासाग्रसनी होती है वो तीन, वैसे ग्रसनी तीन प्रकार की होती है, मुख ग्रसनी, नासाग्रसनी और कंठ ग्रसनी। पृष्ठ भाग में ऊपर की ओर होगी, उसे हम नासाग्रसनी कहेंगे। नासाग्रसनी मुख ग्रसनी में खुलेगी, और मुख ग्रसनी होगी वो किस में खुलेगी, कंठ ग्रसनी में। और कंठ होता है ये उपास्थि में पेटिका होती है, जो ध्वनि उत्पादन का कार्य करती हैं। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है, वो किसके बारे में ध्यान रखना है, दूसरा निचला श्वसन तंत्र, जिसमें श्वास नली उपस्थित होती है। तो आप ध्यान देंगे कि ग्रसनी एवं जो फेफड़े होते हैं उनके मध्य का भाग होता है, उसे श्वास नली कहते हैं, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई होती है वह 10 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली होती है, उस श्वास नली पर उपास्थि में वलय पाई जाती हैं, जो कि
श्वास नली में वायु नहीं होने पर इसे पिचकने से रोकने का कार्य करती हैं। श्वास नली होती है, उस श्वास नली की आंतरिक उपकला होगी, वह उपकला होती है वह कूट स्तरित पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला होती है। तो कूट स्तरित पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला होती है, वह हमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जो श्वास नली होती है वह 5वीं वक्षीय कशेरुका, देखो वक्ष की जो कशेरुका पीछे की ओर कशेरुका है उसमें ऊपर की ओर गिरवा कशेरुका है, बीच में वक्षीय कशेरुका है, और इन वक्षीय कशेरुकाएं होती हैं उन वक्षीय कशेरुकाओं पर 5वीं वक्षीय कशेरुका पर जाकर के 2 भागों में बंट जाती हैं और प्राथमिक श्वसनिकाओं का निर्माण करती हैं। फिर श्वसनी एवं श्वसनिकाएं, उसमें आप ध्यान देंगे तो प्राथमिक श्वसनिका होती है द्वितीयक श्वसनिका में, द्वितीयक श्वसनिका होती है तृतीयक श्वसनिका में, और तृतीयक श्वसनिका होती है वह श्वसनिकाओं या ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती हैं, और श्वसनिकाएं होती हैं वह अंतः श्वसनिकाओं में खुलती हैं, और अंतः श्वसनिकाएं होती हैं उनके शीर्ष पर वायु कुपिकाएं उपस्थित होती हैं, और वायु कुपिकाएं होती है वो प्रत्येक फेफड़े में इनकी संख्या होती है वह 30 मिलियन होती हैं। और आप ध्यान देंगे तो ये दोनों फेफड़ों में लगभग संख्या इनकी कितनी हो जाएगी, 60,000 के आसपास होती हैं। और वायु कुपिकाएं होती हैं वे वायु कुपिकाएं वायु विनिमय का कार्य करती हैं। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है फेफड़े या फुफ्फुस के बारे में। मनुष्य के अंदर एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं, और फेफड़े होते हैं वे आपको ध्यान रखना है बायां और दायां 2 फेफड़ों में रहता है। बायां जो फेफड़े का भाग होगा वो छोटा होता है, 2 पालियों में व्यक्त होता है, जबकि दायां बड़ा भाग होता है और 3 पालियों में व्यक्त होता है। फिर उसके बाद में आपको देखना है फेफड़ों के बाहर की ओर आवरण होता है जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं, और फुफ्फुसावरण होता है वो दोहरी झिल्ली से बना होता है जिनकी मध्य फुफ्फुसावरणिक तरल भरा रहता है जो कि फेफड़ों के मध्य घर्षण को कम करता है। फिर उसके बाद में आपको देखना है फेफड़ों का निर्माण होता है वह श्वसनी और द्वितीयक तृतीयक श्वसनिकाएं और वायु कुपिकाएं तथा जो रक्त वाहिनियां, धमनियां, सिराएं इत्यादि होती हैं, लसिका वाहिनियां उनसे मिलकर के बने होते हैं। फेफड़े होते हैं उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है वायु कुपिकाएं होगी उनकी संख्या 60,000 के आसपास होती है। वायु विनिमय का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है, यानी फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक वायु कुपिकाएं होती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था अगला मांसपेशियां, 2 प्रकार की, डायाफ्राम एवं अंतरापरशुक पेशियां। देखो जो फेफड़ों के नीचे की ओर उपस्थित होती है गुंबदाकार संरचना डायाफ्राम कहलाएगी, और पसलियों की मध्य पेशियां उपस्थित होती है जिन्हें अंतरापरशुक पेशियां कहती है। 2 प्रकार की होती है, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां और आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। तो यह था मानव के श्वसन तंत्र की संरचना किस प्रकार की होती है।